Hello students, I hope you are doing well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. आज हम क्लास 11 की थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको आप हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, के अंदर चैप्टर डिस्कस करेंगे। और ये आपका चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं शंकु परिच्छेद। इसमें हमारे पास जो कॉन है, कोई भी कॉन आप सिमिलरली ले सकते हैं, उसमें हम सीखेंगे कि कॉनिक सेक्शन कैसे कट होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम सीखने वाले हैं सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला। इन जैसे कॉन्स को हम देखेंगे कि कॉन्स के थ्रू कैसे कट होंगे। और वही चीज सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कॉन। इसको आप हिंदी में कहते हैं लंबवृत्तीय द्विशंकु। देखिए यहां पर आपको इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, डबल नेप राइट सर्कुलर कॉन को पढ़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज जैसे कि हम कॉनिक सेक्शंस को पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारी ये टर्म्स जो यहाँ पर सीखेंगे वो यूज होंगी। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, हमने कहा कि हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है ये वाली, और एक है हमारे पास रोटेशन लाइन। इसको हम फिक्स्ड बोल रहे हैं और इसको हम रोटेट लाइन बोलेंगे। तो आपके पास दो लाइंस हैं, एक रोटेट लाइन और एक फिक्स लाइन। अब यहां पर देखिए कि हमारे पास ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली, ये जो फिक्स लाइन है और ये जो रोटेशन लाइन है, यहां तक इनके बीच में एक एंगल बनता है एंड दैट्स कॉल्ड अल्फा। यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन और ये रोटेशन लाइन आपस में एक एंगल बनाती है, दैट्स कॉल्ड अल्फा। और रोटेशन लाइन को हम रोटेशन लाइन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये हमारी फिक्स लाइन के रोटेट होगी, ये पूरा रोटेशन होकर क्या बनाएगी, ये एक शेप बनाएगी जो मैंने आपको दिखाई है। तो ये थी हमारी फिक्स लाइन और ये रोटेशन लाइन। फिक्स्ड लाइन एज इट इज रहेगी, लेकिन रोटेशन लाइन पूरा रोटेट होगी और ये एक शेप को क्रिएट करेगी एंड दैट्स कॉल्ड राइट सर्कुलर कॉन। क्लियर? इट्स मीन कि हमारे पास ये जो अल्फा बना है, ये जो अल्फा एंगल बना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, बिकॉज अगर ये अल्फा चेंज हुआ तो हमारे पास क्या होगा, कोई और शेप आ जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अल्फा एंगल अगर हम लेके चलें तो पूरे रोटेशन में हमारा अल्फा एंगल ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज जो आपको याद रखनी है वो हमेशा आपको कॉन्सेंट्रेट होके समझनी है। तो हमारे पास ये जो दो नाम है फिक्स लाइन एंड रोटेशन लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं जो फिक्स लाइन है इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द कॉन। इसको आप क्या बोलेंगे हिंदी में, अक्ष, किसकी, शंकु का अक्ष। ठीक है? और यहां पर अगर रोटेशन लाइन की बात करें, इस रोटेट लाइन को ही बोलते हैं हमारे पास जनरेटर। इसको आप हिंदी में बोलते हैं जनक रेखा। अब आप कहेंगे ये जनरेटर कैसे याद रखें भाई, कि जनरेटर को वर्ड जो है बिल्कुल अलग हो गया, इसको कैसे याद रखेंगे। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो शेप आ रही है ये किसके थ्रू आ रही है, इस जनरेट वाली लाइन के थ्रू आ रही है। किसके अकॉर्डिंग जनरेट हो रही है, ये जो रोटेशन लाइन थी इसी के अकॉर्डिंग ये पूरी हमारी शेप जनरेट हो रही है, और इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, जनरेटर या फिर जनक रेखा। क्लियर? अब हमने ये चीजें सीखी, अब इसके अंदर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि ये फिक्स लाइन थी, इसको हमने एक्सिस बोला, सेकेंड इज जनरेटर एंड थर्ड इज वर्टेक्स। जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में टच करती हैं उसको कहते हैं वर्टेक्स। तो ये वाला जो पॉइंट आपका हुआ ये कहलाएगा वर्टेक्स। क्लियर? तो हमें यहाँ पर तीन चीजें समझ में आई, फर्स्ट इज एक्सिस, जनरेटर एंड थर्ड इज
वर्टेक्स। क्लियर? अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे हमारे पास ये कौन आया है, इसमें हम कॉनिक सेक्शंस को कैसे करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास लेट अस सपोज कि एक प्लेन है जो इस कोन को इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करने पर वहां पर हमें मिलेगा कॉनिक सेक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं। ये हमारे पास एक कॉनिक सेक्शन काटने के लिए कौन है और एक प्लेन है इस तरीके का। अगर ये इसे इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्ट करेगा, इट मींस इसमें से पास होगा। तो पास होने के लिए इंटरसेक्ट करने पर हमें एक क्या मिलेगा, एक जगह मिलेगी, इट मींस एक प्लेस मिलेगा जिसको हम बोलेंगे कॉनिक सेक्शन। इसको आप हिंदी में कहेंगे शंकु परिच्छेद। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि किसी कोन को अगर कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है तो हमारे पास क्या आता है, कॉनिक सेक्शन आता है। इसको हम शंकु परिच्छेद कहते हैं। अब हमने शंकु परिच्छेद सीखा, तो कॉनिक सेक्शन कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं, कौन सी शेप्स के हो सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो कॉनिक सेक्शन हमारे हो सकते हैं सर्कल, दूसरा इज एलिप्स, थर्ड इज पैराबोला and fourth is hyperbola. सर्कल को आप क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त, और इलिप्स को आप कहते हैं दीर्घवृत्त। और पैराबोला को क्या बोलते हैं आप, परवलय, एंड थर्ड इज हाइपरबोला को बोलते हैं अति परवलय। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कॉनिक सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, और इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास अगर सर्कल है या इलिप्स है, कोई भी कॉनिक सेक्शन को हमें कट करना है तो कैसे हमें पता चलेगा कि इस प्लेन के थ्रू जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो हमें एक सर्कल ही देगा, एक इलिप्स ही देगा, एक पैराबोला देगा या हाइपरबोला देगा। कैसे फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन है कि हमारा जो भी प्लेन है वो इस कोन को जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक एंगल शो करेगा। अगर हम कहने लगे कि हमारे पास ये अल्फा एंगल था ऑलरेडी, और अगर ये एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है इस कोन को तो एक एंगल पे ही करेगा, और ये एंगल हमारा डिपेंड करेगा कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला में से कौन सा कॉनिक सेक्शन हमें मिलेगा। और यहाँ पर हम यही बात अब डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे एंगल्स चेंज होते हैं तो हमारे किस तरीके से सर्कल, एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला मिलेंगे। तो फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट केस आपका सर्कल के लिए है। केस फर्स्ट, हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल होगा लेट्स से बीटा, बिकॉज हम अल्फा ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हमने लेट्स से बीटा एक एंगल है जो कि हमारा क्या बनाएगा, प्लेन और कोन के बीच में एंगल बनाएगा। और अगर बीटा अगर हमारा 90 हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो 90 डिग्री के लिए हम कहेंगे कुछ इस तरीके से हमें शेप मिलेगी। यहां पर अगर हम 90 डिग्री कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, और यहां पर हमें जो मिलेगी शेप वो क्या है, सर्कल। इट्स मीन कि हमारे पास अगर बीटा 90 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका अल्फा है और ये वाला जो एंगल है ये बीटा है, अगर ये बीटा एंगल बना रहा है 90 डिग्री पर तो हमें क्या मिलता है, सर्कल मिलेगा। क्लियर? तो बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर क्या मिलता है, सर्कल। इसी तरीके से सेकंड केस देखिए। सेकंड केस के अंदर हम कह रहे हैं कि हमारे पास सिमिलरली ये शेप है,
और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है ऑलरेडी अल्फा है, बट यहाँ पर जो हमारा सेकेंड केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 90 डिग्री से कम है एंगल पे। तो 90 डिग्री से कम का मतलब क्या है, अभी तक प्लेन इधर ऐसे जा रहा था, अब कैसे जाएगा इधर, बिकॉज कम करना है आपको एंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लेन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करने पर हमें जो फिगर मिलेगा वो फिगर क्या होगा, वो होगा हमारे पास इलिप्स। और इलिप्स को आप क्या कहते हैं, दीर्घवृत्त। क्लियर। तो दीर्घवृत्त यहाँ पर आपके पास आता है इलिप्स। जैसे कि यहां पर हमने लिखा था ये वाला, तो आप कह सकते हैं दीर्घवृत्त। ठीक है, अब हम कहते हैं कि हमारे पास दीर्घवृत्त आ गया, हमें ये पता चल गया कि जो बीटा एंगल होगा यहाँ पर, ये जो बीटा एंगल होगा क्या होगा, ये 90 डिग्री से कम होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं बीटा लेस देन 90। लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ पर अल्फा से बड़ा होगा बीटा, तो ये वाली कंडीशन को फॉलो होने पर एलिप्स हमें मिलेगा। क्लियर। तो बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होने पर हमें देती है एलिप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड केस के अंदर हमारे पास फिर से यही फिगर आती है, और हम यहां पर अल्फा एंगल बनाते हैं, और अब की बार हमारे पास जो अल्फा है, जो भी एंगल अल्फा है वही एंगल बीटा होगा। किसके लिए देखते हैं, हमारे पास अगर अल्फा एंगल था और वही बीटा है तो किस तरीके से होगा भाई, ये वाली लाइन क्या कहलाती है, जनरेटर, जनक रेखा, और इसके पैरेलल ही हमारा क्या होगा, प्लेन, तो हमें इंटरसेक्ट करेगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से देखिए, तो यहां पर जो आपको शेप मिलेगी ये क्या होगी, देखिए ये वाली शेप क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी पैराबोला, जिसको आप हिंदी में कहते हैं परवलय। ठीक है, तो पैराबोला कैसा मिला है, जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा है। थर्ड केस के बाद आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमारे पास फिगर कैसा होगा, सिमिलरली शेप बनाते हैं, यहां पर देखिए ये अल्फा एज इट इज है, बट यहां पर इस बार बीटा क्या होगा भाई, अल्फा इक्वल्स टू बीटा भी हो गया, कम भी हो गया, और आपका 90 डिग्री भी हो गया। अब हम कहते हैं जो बीटा है वो हमारा लेस देन अल्फा हो जाए। अब एक बात देखिए, जब लेस देन अल्फा होगा तो कैसा होगा, हमारा प्लेन कुछ इस तरीके से होगा, और यहां पर हमें दो शेप्स मिलेंगी, ये वाली और ये वाली, और ये कहलाएंगी हमारी हाइपरबोला, जिसको आप हिंदी में कहते हैं अति परवलय। क्लियर। तो हमारे पास लास्ट केस क्या था कि अगर हमारा जो बीटा है वो लेस देन अल्फा हो जाए, अल्फा से कम हो, बिकॉज यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, अल्फा से ज्यादा था बीटा, बट यहाँ के केस में अल्फा से भी छोटा एंगल हमें मिला, और दैट्स कॉल्ड हाइपरबोला, अति परवलय। अब हमने ये सीख लिया कि हमारे पास अगर एंगल्स चेंज होता है तो किस तरीके से हमारे पास कॉनिक सेक्शंस हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं, एंड दिस इज सर्कल, जिसको आप कहते हैं वृत्त। ये क्या होता है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो दो फिक्स पॉइंट होने पर, ये वाला फिक्स पॉइंट और ये फिक्स्ड होने पर, फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज हो जाए कांस्टेंट। क्लियर। जैसे कि हमारे पास ये था P1 पॉइंट, और ये है हमारे पास सर्कल, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से, ये है P1, और हो सकता है
कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ कोई P2 पॉइंट भी लाई करता हो, क्योंकि पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास। अगर पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर से P1 और P2 दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस सर्कल पर लाई करते हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट पॉइंट से और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, लेट से R इज रेडियस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। तो रेडियस क्या है, R है आपके पास, और P1 P2 ये दोनों ही कांस्टेंट दिखाते हैं डिस्टेंस को, तो OP1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OP2, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, आपके R के, तो हम कह सकते हैं ये R के बराबर होंगे, रेडियस के बराबर होंगे। तो हमारे पास अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो, अगर सर्कल पर लाई कर रहे हो, तो उनकी भी रेडियस क्या होगी, R ही होगी, बिकॉज यहाँ पर आपकी सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पर भी हमने सेम किया कि OP1 इक्वल्स टू OP2 इक्वल्स टू R होगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन की। अगर हमें इक्वेशन निकालनी हो सर्कल के लिए, तो हमने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई लाइन है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उस लाइन के लिए हम पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं, और जो पॉइंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो उस पर लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। अगर हमारे पास सर्कल की एक कंडीशन है और जो पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सर्कल पर लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इट मीन्स आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी वो किस तरीके से डिफाइन होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में अगर कोई सर्कल है और जिसका फिक्स पॉइंट 0, या आप मान सकते हैं कोऑर्डिनेट्स एच के, और इस पॉइंट को ओ कह देते हैं, और यहां से एक पॉइंट जो लाई करता है वो है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। अब यहां पर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि इसके लिए इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या कहा हमने, h और k क्या है, h और k हमारे सेंटर हैं, तो हम कहेंगे h और k हमारे सेंटर को डिनोट करते हैं, और हमारा जो r है वो रेडियस है, रेडियस इज त्रिज्या, सेंटर केंद्र। यहां पर हम कह सकते हैं सेंटर केंद्र है और ये आपकी त्रिज्या। और इक्वेशन क्या है इन दोनों की हेल्प से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ ली है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है जिसे आप बोलते हैं जनरल इक्वेशन। तो आप कह सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसे आप व्यापक समीकरण बोलेंगे, क्या होगी, इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस लगते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। अब आप कहेंगे यहाँ पर सेंटर और रेडियस क्या है, तो इसके लिए हम बता दें कि आपके पास जो सेंटर है, केंद्र, वो होंगे -g, -f, जबकि जो आपके पास रेडियस होगी, जिसे आप त्रिज्या बोलेंगे, वो होगी √g² प्लस f² माइनस के c। इन दो सेंटर और त्रिज्या, ये जो आपके दो सेंटर और रेडियस हैं, इनके थ्रू हमें जो मिलती है जनरल इक्वेशन इज x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर अगर कहें कि सेंटर आपको फाइंड करना है, तो क्या कहेंगे कि 2gx में हमारे पास जो -g है, सिर्फ -g सेंटर होगा, h और -f क्या होगा, हमारा k होगा, जबकि आपकी रेडियस जो r हम यहाँ पर डिनोट करते थे वो क्या होगी, √g² प्लस f² माइनस c। क्लियर।
तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और चेक करते हैं कि ये कैसे फॉर्मूलेस अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र और त्रिज्या आपको दी गई है। तो इसका मतलब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है, आपको सेंटर दिया गया है, सेंटर है आपके पास 3 - 4 और आपके पास रेडियस क्या है 7। ये दो चीज होने पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम सिंपल अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहां पर आपको r और h के दोनों दिए गए हैं, तो इनका कंपैरिजन करेंगे h और k से और इसका कंपैरिजन करेंगे r से। तो x माइनस h क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 इट इज प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49। यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x 2xy। तो यहां से 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y इक्वल्स टू 49। और अगर x और y की टर्म्स को अरेंज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से आपके पास बचेगा 6x माइनस के प्लस 8y और प्लस 9 प्लस 16 माइनस के 49 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपके पास ये वाली जो टर्म्स हैं यहाँ तक की क्लियर है, बट इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 8y माइनस के 24 इक्वल्स टू 0। और यही आपकी हो गई सर्कल की इक्वेशन, वृत्त का समीकरण। क्लियर? तो अगर आपके पास सेंटर है, रेडियस है, तो आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि वृत्त का समीकरण आपको अगेन फाइंड करना है जबकि आपके पास त्रिज्या और केंद्र ये हो। तो केंद्र क्या है आपके पास माइनस a एंड माइनस b और आपके पास रेडियस है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आपको सिंपली इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो वो होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। h और k की वैल्यूज क्या है माइनस a और माइनस b, तो पुट कीजिए x माइनस h, इट मींस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि किसी का भी अंडर रूट और होल स्क्वायर होगा तो वो आपस में हो जाते हैं कैंसिल, और यहां पर हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल्स टू, यहां से वैल्यूज बचेंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां भी है वहां भी है, तो इनको करेंगे अरेंज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इधर लेके आएंगे प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ए से ए कैंसिल हो रहा है और बी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही होगी आपकी इक्वेशन सर्कल की। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa 2yb और 2b स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या देखना था, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर वेरिएबल्स मिलते हैं तो भी आपका प्रोसेस सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास अगर वृत्त की समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और आपको फाइंड करना है केंद्र और त्रिज्या। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन है और आपको अपोजिट फाइंड करना है, केंद्र और त्रिज्या। तो C और R आपको फाइंड करने हैं।
इसके लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं नॉर्मल तो इक्वेशन नहीं लग रही है, हमारे पास ये क्या है, जनरल इक्वेशन है। और जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे और आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की क्या है कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स 1 है और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 2। तो हमें सबसे पहला काम है कि कोफिशिएंट 1 बनाना, और ये आपको याद रखना है पॉइंट कि x और y के ऑलवेज कोफिशिएंट्स ऑलवेज हमें 1 रखने हैं। यहाँ पर अगर 2 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, समीकरण 1 में डिवाइड 2 करने पर क्या लिखेंगे, 2 से भाग करने पर। तो हम कहेंगे 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2y स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0। और आपके पास आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0। और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमारे पास x का भी कोफिशिएंट 1 है और y का भी कोफिशिएंट है 1। और अब हम फाइंड कर सकते हैं अपना g और f। और g और f कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज सेंटर क्या होता है आपका, सेंटर होता है माइनस g और माइनस f, और रेडियस होती है अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस के c। तो सबसे पहला काम है g और f फाइंड करना। कैसे करेंगे, हमारे पास दिए गए हैं 2g की वैल्यू माइनस 3/2, इसी तरीके से 2f की वैल्यू क्या दी गई है आपको 5/2, यहां से g की वैल्यू इज 3/4 और आपकी f की वैल्यू हो गई 5/4, बिकॉज 2 2s are 4। तो यहां से भी g की वैल्यू मिल गई, यहां से भी f की वैल्यू मिल गई। अब हम कहेंगे सेंटर हो गए हमारे पास माइनस के g, इट मीन्स जो हमारे पास नेगेटिव था 3/4 ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3/4, और जो हमारे पास पॉजिटिव 5/4 था वो हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस के 5/4। ये बात क्लियर। तो हमने फर्स्ट जो हमसे पूछी गई थी सेंटर वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम कहेंगे रेडियस। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करना है। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सी भी चाहिए हमें, तो सी से कंपैरिजन कीजिए। हमारे पास ये जो सेकेंड इक्वेशन थी सी क्या है इसमें माइनस के 7/2, और हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी उसमें आप देखिए प्लस सी था, तो हमें माइनस को लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 3/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस के 7/2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस 7/2, क्लियर। अब हम कहते हैं प्लस 7/2 है, और यहाँ पर अगर स्क्वायरिंग खोलें तो 9/16 प्लस 25/16 प्लस 7/2, और इसको आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और क्या वैल्यू आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 90/16 अंडर रूट में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें 3/4 तो ऑलरेडी मिल रहा है, बिकॉज 3 3 9 एंड 4 4 16, और हमें क्या बचेगा 10, तो हम कहेंगे 3/4 अंडर रूट 10 इकाई, आपका ये आंसर। बिकॉज रेडियस थी, रेडियस कोई यूनिट होगी और यूनिट होने की वजह से हमने यूज किया है इकाई, तो 3/4 अंडर रूट 10 आपके पास आ गई रेडियस, और सेंटर क्या है 3/4 और माइनस 5/4। अब आपने देखा ये जो क्वेश्चन थे ये कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट है वो ऑलवेज होने चाहिए 1, और 1 करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमें पॉसिबिलिटी दिखती है, पॉसिबिलिटी अप्लाई की, हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 2g और 2f की वैल्यूज आई, और हमने सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है, और बिंदु इतने से होकर जाता है जिसका केंद्र सरल रेखा इतने पर है। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपको कोई पॉइंट दिए गए हैं वृत्त के अंदर तो ये इस पे लाई भी करेंगे। लेट्स से P एंड Q ये 2 पॉइंट्स थे जिनके कोऑर्डिनेट है 1 -2 और है 4 -3, और आपके पास दिया गया है एक सरल रेखा।
इस तरीके की। इसकी इक्वेशन दी गई है 3x + 4y = 5। सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच समझनी है कि करना क्या है, बिकॉज क्वेश्चन तो हमने इजीली पढ़ लिया, लेकिन करना क्या है ये समझ में आया या नहीं। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक लाइन है। अगर ये लाइन है और ये पॉइंट्स हैं तो हम कहेंगे कि हमें क्या पता है, जनरल फॉर्म पता है। और जनरल फॉर्म क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर हम ये जनरल इक्वेशन कहते हैं तो ये पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज अगर ये इस पे लाई करते हैं तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। और अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो 1 बाय 1 दोनों पॉइंट्स को इसको सेटिस्फाई कराइए। तो सेटिस्फाई कराने पर क्या कहेंगे कि 1 - 2 समीकरण, इसको मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो हम अगर सेटिस्फाई कराएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू -2। तो आपके पास आएगा 1 + -2 का होल स्क्वायर + 2g 1 + 2f y इज -2 + c = 0। इसको सॉल्व कीजिए। 1 + 4 5 + 2g माइनस के 4f + c = 0। एंड यहां से आपकी वैल्यू आई 2g - 4f + c = -5। और ये आपकी है सेकेंड इक्वेशन। हमारा एक पॉइंट सेटिस्फाई किया। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्यों अगर सेटिस्फाई कराएंगे 4 - 3, सेम यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे समीकरण 1 से संतुष्ट कराने पर तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास वैल्यू मिलेगी 1 की जगह आपको रखना है 4 और y की जगह -3। तो 4 4 = 16 + 9 + 2g 4 + 2f -3 + c = 0। एंड यहां से आपका बना 25 + 8g -6f + c = 0। यहाँ से 8g - 6f + c = -25। एंड ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। अब 1 2 3 ये तीन इक्वेशन आने के बाद हम कहते हैं कि अगर हमारी ये जो रेखा थी, ये सरल रेखा हमारे इन्हीं पॉइंट्स पे अगर सेटिस्फाई करती है तो ये क्या कहलाएगी, हमारे सेंटर जो सर्कल है उसके अंदर लाई करेगी। अगर 3x + 4y = 5 है तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन की सेंटर है वो क्या होता है -g और -f। इट मींस ये भी इसे सेटिस्फाई करेंगे। अगर इसे सेटिस्फाई कराएंगे तो x की जगह रखेंगे -g और y की जगह -f। तो आपके पास है इक्वेशन 3x + 4y = 5। इसमें आपको x की जगह क्या रखना है -g और y की जगह रखना है -f = 5। तो इक्वेशन आई है आपके पास -3g - 4f = 5। और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके पास सेकेंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है इन तीनों को सॉल्व करना है। और इन तीनों से आपको क्या वैल्यू निकालनी है, g, f और c की। सिंपली आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2g - 4f + c = -5। एंड जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वो है 8g - 6f + c = -25। इनको आपस में अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर -6g, आपको यहाँ से +2f, ये आपस में कैंसिल इक्वल्स टू +20, 25 - 5 20। तो ये आपको मिल गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन। अब यहाँ पर जो फिफ्थ इक्वेशन है और फोर्थ इक्वेशन को देखिए, अगर मैं 3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो फोर्थ समीकरण है इसमें मल्टीप्लाई कर दे 2 की, तो क्या मिलेगा मुझे, -6g -8f = 10। बिकॉज यहाँ पर 4 2 = 8, 5 2 = 10। और यहाँ पर मेरे पास जो फिफ्थ इक्वेशन है वो है -g + 2f = 20। आपस में इन्हें क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपस में कैंसिल
और यहाँ से बचेगा माइनस के 10f इक्वल्स टू, बिकॉज 8 + 2 10f, और यहाँ पर आपके पास 20 - 10 10, तो f की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ भी -1। f की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1। अब हमें इजी हो जाएगा कि f की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन है 2g माइनस के 4f प्लस c इक्वल्स टू -5। यहाँ पर f की वैल्यू 1 रखिए, 2g माइनस के 4 1 प्लस c इक्वल्स टू -5, तो आपकी 2g की वैल्यू क्या आ गई। यहाँ पर आप इस f की वैल्यू को इसमें रखिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जो c है ये परेशान नहीं करेगा। तो f की वैल्यू आपके पास 1 है, और यहाँ से अगर देखें तो -6g प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 20 आ रहा है आपके पास। 2 इंटू 1 f की वैल्यू 1 पुट की, -6g इक्वल्स टू 20 - 2, और यहाँ से 6g की वैल्यू हो गई आपके पास 20 - 2 18 माइनस के, और g की वैल्यू हो गई 6 3 18 माइनस के 3। तो आपको g की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। वहां से क्या होता, c फिर से वहां पर वैल्यू मांगता। अब f और g की दो वैल्यूज अगर आपको मिल चुकी हैं तो कोई भी वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को कोई भी इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 2g माइनस 4f प्लस c इक्वल्स टू -5 के अंदर हम पुट करते हैं। अपनी g की वैल्यू इज -3, 4 की वैल्यू 1 प्लस c इक्वल्स टू -5, और यहाँ से -6 - 4 प्लस c इक्वल्स टू -5, -10 प्लस c इक्वल्स टू -5, एंड c इक्वल्स टू +10 - 5 इज 5, तो c की वैल्यू आ गई 5। अब आपके पास तीनों वैल्यूज हैं fb, gb और 5 cb। इन तीनों वैल्यूज को क्या करना है, हमें इस वैल्यूज को अपनी इक्वेशन के अंदर रखना है। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास वृत्त की समीकरण निकालनी थी जो इन दो पॉइंट से होकर जाती है और केंद्र सरल रेखा पर है। तो हमें इस वाली जनरल इक्वेशन के अंदर ये सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज है हमारे पास x² प्लस y² प्लस 2g, g क्या होता है आपका -3, x प्लस 2f, f है आपकी वैल्यू 1, y प्लस c 5 इक्वल्स टू 0। आपकी वैल्यू है x² प्लस y² माइनस के 6x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और यही आपकी क्या हो गई इक्वेशन इस सर्कल के लिए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, या आप इसको कह सकते हैं वृत्त का समीकरण। और यही आपको फाइंड करना था। तो फाइनली हमें क्या मिला है, x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y प्लस 5। हमने g, f और c तीनों की वैल्यूज पुट की और हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। अब आई होप ये वाला थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, बट इट्स ओके। हमने जैसे सॉल्व किया है वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उन्हीं के थ्रू आपका ये चैप्टर्स क्लियर करेगा आपके सर्कल के टॉपिक को। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।